हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर, अब उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 13 तक। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके आगे हम लोग चेक करते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन है, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। ठीक है, इसको पहले समझते हैं। ये मान लीजिए माध्यम कोई एक है, ये मार्कर यहाँ से, चलिए ये माध्यम क्या है, एक है, और ये एक सतह है जो माध्यम एक और इस माध्यम दो को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि कोई प्रकाश किरण है, इस पृष्ठ पर वो लंबवत आपतित होती है। ठीक है, इस पृष्ठ पर क्या होती है, लंबवत आपतित होती है। ठीक है, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो यह प्रकाश किरण है, यह प्रकाश किरण एक माध्यम से चली और इस दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। इस बिंदु पर हम लोग अभिलंब खींचते हैं। अब प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा, इसका रास्ता क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मान लेते हैं कि प्रकाश किरण इधर मुड़ गई। ठीक है, ये कोण कहलाता है अपवर्तन कोण आर और यह कोण कहलाता है आपतन कोण आई। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आपतन कोण। अब चूंकि सवाल में कह रहा है कि जो ये एक्स वाई है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ के ठीक लंबवत प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ऐसे ठीक ऐसे लंबवत क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो जब लंबवत आपतित हो रही है तो जो अभिलंब है वही क्या बन जाएगा, आपतित किरण बन जाएगा। इसलिए जो आपतन कोण होगा उसका मान कितना आएगा, 0 डिग्री, और अपवर्तन कोण है उसका भी मान कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण पूछा है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। आपतन कोण यानी आई का मान दे दिया, अपवर्तन कोण यानी आर का मान दे दिया। तो कह रहा है कि जो अपवर्तित किरण है वो कितना विचलित हुई है। चलिए देखते हैं फिगर से। ये मान लीजिए यह एक सतह है, ये माध्यम एक हुआ और ये माध्यम दो हुआ। अब प्रकाश किरण पहले माध्यम से चली, इस सतह पर आपतित हुई और इस बिंदु पर हम लोग क्या खींचते हैं, अभिलंब। ये कोण कहलाता है आपतन कोण आई। प्रकाश किरण को निकल जाना चाहिए था सीधे, लेकिन माध्यम बदलने के कारण यह प्रकाश किरण अपना रास्ता क्या करेगी, बदल देगी। बदल दिया, और यह कोण क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। सवाल जो हम लोगों के पास था उस सवाल में दिया था कि आपतन कोण कितना है, 42, और अपवर्तन कोण कितना है, 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यानी आपतन कोण ये वाला मान ये दे दिया है 42 डिग्री और ये दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, यानी आई दे दिया 42 और आर दे दिया कितना, 30 डिग्री। हमसे पूछा कि जो ये प्रकाश किरण आ रही थी, ये प्रकाश किरण, इसका रास्ता तो ये था, तो अपने मार्ग से कितना विचलित हुई। तो यदि देखा जाए यह कोण और ये पूरा कोण आमने सामने कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण होगा।
तो अगर ये 42 है तो ये भी 42 होना चाहिए। तो अगर ये 42 हो रहा है तो हम ये देखें इस कोण का मान कितना है 30, तो ये कितना डिग्री बना, तो 42 में से 30 क्या करिए घटा लीजिए। तो जैसे 42 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो प्रकाश किरण है अपने मुख्य रास्ते से 12 डिग्री विचलित हुई है और अभिलंब के साथ कितनी डिग्री कोण बना रही है 30 डिग्री। तो आप देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, कितना डिग्री 12 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कितना होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है 1, दूसरा कह रहा है 1 से कम, तीसरा कह रहा है 1 से अधिक, चौथा कह रहा है अनंत। तो याद रखेंगे कि समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण द्वारा उसका आवर्धन कितना होता है, सदैव 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बतलाइए। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे जो सवाल दिया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिख लेते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये दे दिया ANG, इसका मान दिया है 3/2 और हमसे पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का, यानी हमसे पूछ रहा है GNA का मान कितना आएगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि ANG बराबर होता है 1/GNA, या इसी को लिख सकते हैं GNA इज इक्वल टू 1/ANG। तो हमसे GNA पूछा है और ANG का मान कितना दिया है 3/2, तो ये हो जाएगा GNA इज इक्वल टू 1/3/2, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा GNA इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा होगा आंसर, कांच का सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। 1/3 पहला ऑप्शन होगा नहीं, 1/2 होगा नहीं, 2/3, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए या फिर पीले रंग के लिए। तो याद रखेंगे कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण है। ऑप्शन ए कह रहा है दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा। ठीक, दूसरा जो ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं उल्टा, दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा। ठीक है, इसको फिगर से समझते हैं। यदि हम बात करें, इसको पहले इरेज कर लेने दीजिए, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण रहा, ये है हमारा उत्तल दर्पण, ये है इसका मुख्य अक्ष।
ये है इसका ध्रुव P। वस्तु को कहाँ रखा गया था? अनंत और इस ध्रुव P के बीच। कहाँ वस्तु को रखे थे हम लोग? अनंत और ये ध्रुव P के बीच रखा गया था। तो कभी भी वस्तु को हम अनंत और दर्पण के ध्रुव P के मध्य रखते हैं। मान लीजिए यह दर्पण का C है, ये दर्पण का F है। इतना ही दूरी पर जब इधर बढ़ेंगे तो ये दर्पण का क्या कहलाएगा? F कहलाएगा। और उतना ही दूरी पर ये क्या कहलाएगा? C। मान लीजिए कि वस्तु कहाँ स्थित है? C पर स्थित है। तो यदि प्रकाश किरण हम लोग चलाएंगे तो पहला प्रकाश किरण चलेगा मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा? फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। और दूसरा प्रकाश किरण चलाएंगे हम लोग जो वक्रता केंद्र से जाएगा, तो वक्रता केंद्र से आता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। हम देख रहे हैं दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को P और F के बीच में क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो इमेज यहीं पर बनेगा। क्योंकि प्रकाश किरण दर्पण के पीछे आएगा नहीं, इसलिए जो इमेज बनेगा वो बनेगा आभासी। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। और वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा। ठीक है। अब देखिए अपना ऑप्शन। तो ऑप्शन जो डी दिया था दर्पण के सामने, तो सामने तो बनेगा नहीं। दर्पण के सामने वास्तविक बनेगा नहीं। दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी बनेगा। और उल्टा उल्टा तो बन ही नहीं सकता। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए देखा जाए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? दर्पण के पीछे P एवं F के बीच में, बिल्कुल सही। आभासी एवं सीधा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। सवाल को देखिए। कहा जा रहा है कि प्रकाश की जो चाल है वायु में वो कितना दिया है? 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक दिया है कितना? 3/2। तो हमसे ये पूछा है कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया जाए इस सवाल को, देखा जाए कितना आंसर आता है। चलिए सवाल दिया था कि वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल ये दिया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और फिर अपवर्तनांक दिया था कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक दिया था कितना? 3/2। 3/2। तो हमसे पूछा है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितना आएगा? आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि अपवर्तनांक n बराबर होता है C/v। ठीक है। अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? C/v। C क्या है? निर्वात में प्रकाश या वायु में प्रकाश की चाल, और v क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है। तो अपवर्तनांक n कितना दिया है? 3/2। और C का मान, C मतलब वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है? तो 3 × 10⁸ और किस माध्यम में पूछा है? कांच। तो ये कांच में मान लेते हैं प्रकाश की चाल कितना है? v है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3v बराबर 6 × 10⁸ कितना? 8।
अब यहाँ से v का मान निकाल लीजिए, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइड बाई 3 से ये डिवाइड हो जाएगा कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो v का मान कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी जो कांच में प्रकाश की चाल होगी वो कितना आएगा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये हमारा 20वां क्वेश्चन था, तो इसमें तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। जल का जो अपवर्तनांक दिया है वो दिया है 4/3 और पूछा है कि जल में प्रकाश की चाल होती है। सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल इतना है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक बतलाइए। हो गया कि वायु में प्रकाश चाल दिया है, जबकि एक पदार्थ है उस पदार्थ में भी प्रकाश का चाल दिया है, तो कह रहा है पदार्थ का अपवर्तनांक बतलाइए। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि C बराबर क्या होता है, सॉरी N बराबर क्या होता है C/V। ये तो निर्वात में प्रकाश यानी वायु में प्रकाश की चाल हो गई, और ये किसी माध्यम में या किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल हो गई। तो दोनों मान दिया है कि निर्वात में वायु में प्रकाश चाल कितना है 3 इंटू 10 का पावर 8, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 8 और डिवाइड, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल बात कर रहा है वो कितना दिया है 1.5, तो 1.5 इंटू 10 का पावर 8, और ये हो गया हमारा अपवर्तनांक n। 10 का पावर 8 और 10 का पावर 8 कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना बचा ऊपर 3 और नीचे कितना बचा 1.5। दोनों तरफ क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे कितना हो जाएगा 50, दो बार में कट जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा कि फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल C और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल V, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 23। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। दोनों दे दिया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः कितना है 4/3 तथा 3/2 है। तो हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष सॉरी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। लगाते हैं सवाल को, पेज को आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए सवाल दिया था वायु के सापेक्ष जल वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इसको डिनोट किससे करेंगे, तो डिनोट करेंगे ANW से। कितना दिया था, तो ये हमारा दिया था 4/3। कितना दिया था 4/3। चलिए फिर दिया था कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, तो ANG कितना दिया था 3/2, 3/2 दिया था। हमसे क्या पूछा था, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ये हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, जल के सापेक्ष कांच, इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा WmG, पूछा गया है। तो आपको एक फार्मूला बतलाया गया होगा कि WnG इज इक्वल टू होता है कितना, तो AnG डिवाइड बाई AnW। ठीक है, तो ये हो जाएगा WnG इज इक्वल टू, AnG का मान दिया है कितना है, 3/2, तो ये हो गया 3/2, और AnW का मान कितना दिया है, 4/3, तो ये हो गया 4/3। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं WnG इज इक्वल टू 3 × 3 डिवाइड बाई 2 × 4, ये कितना हो जाएगा, 9/8। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन मिलाते हैं। अच्छा, ऑप्शन इस रूप में दिया है, ऑप्शन पहला दे रहा है कि 4/3 + 3/2, तो ये तो होगा नहीं, माइनस वाला भी नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई बचा और डिवाइड बचा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 × 3 = 12 और 3 × 6, तो 6 × 12, तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी। ठीक है, अब इसको कैसे, ये डिवाइड ग्रुप में दिया है, तो डिवाइड ग्रुप में जैसे हम लोग निकाले थे ये वाला, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि WnG इज इक्वल टू 3/2 डिवाइड बाई 4/3, यही ऑप्शन दिया था, 3/2 डिवाइड बाई 4/3। देखिए 3/2 डिवाइड बाई 4/3, तो यही चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, जल, कांच, प्लास्टिक, इनमें से सभी। तो क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो इनमें से हम लोग सभी प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बार इसको थोड़ा रीरेस कर लिया जाए, ये भाग क्यों रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब। ऑप्शन ए, आभासी बड़ा व सीधा बनता है, आभासी सीधा व छोटा बनता है, आभासी उल्टा व बड़ा बनता है, आभासी उल्टा व छोटा होता है। ठीक है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, कहाँ पर, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच वस्तु स्थित है। प्रकाशीय केंद्र और कहाँ स्थित है, फोकस के बीच स्थित है। फिगर से देखिए इसको, चलिए ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक बिंदु क्या है, O, और ये है इसका F, इसका F। ठीक है, कह रहा है कि दोनों के बीच में वस्तु को स्थित रखा गया है। तो पहला प्रकाश किरण हम लोग कैसे चलाते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। ठीक है, दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से चलाते हैं, प्रकाशिक केंद्र से चलाते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रकाश किरण जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो आगे मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पीछे बढ़ाते हैं। जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, मिलेगा, कहीं ना कहीं पीछे जाकर क्या होगा, मिलेगा, और जहां पर मिलेगा वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चूंकि पीछे बढ़ाने पर मिला है, तो पीछे बढ़ाने पर मिल रहा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी।
और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। और आप फिगर में देख पा रहे हैं कि वस्तु इतना बड़ा है और इमेज इतना बड़ा बन रहा है, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए अब ऑप्शन, आभासी सीधा और बड़ा वाला। आभासी उल्टा होगा नहीं, आभासी उल्टा होगा नहीं, आभासी सीधा होगा, छोटा छोटा भी नहीं होगा, आभासी होगा, बड़ा होगा और क्या होगा, सीधा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा सीधा बनता है। उत्तल लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, बड़ा और सीधा। ठीक, जबकि वस्तु को रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बीच में। बी कह रहा है लेंस से उसकी फोकस दूरी तथा 2 गुनी दूरी से अधिक दूरी पर। लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में। लेंस से उसकी फोकस दूरी तथा 2 गुनी दूरी पर। यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा और सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए आभासी बड़ा और सीधा, देख रहे हैं, आभासी बड़ा और सीधा। तो आभासी बड़ा और सीधा कब बना है, जब वस्तु को कहाँ रखे हैं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। तो ऑप्शन नोट लीजिए, सी सही हो जाएगा, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सेम क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मार्कर किधर गया, चलो मिल गया। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, तो लेंस से उसका प्रतिबिंब बनेगा। आपको बतलाया गया था कि जब वस्तु को लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी 2f पर रखेंगे तो वो उसका इमेज कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कैसा कैसा बनाना है, वास्तविक बनाना है, उल्टा बनाना है और बड़ा बनाना है। ध्यान रखेंगे, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। तो लेंस के फोकस पर, दूसरा ऑप्शन क्या रहा है, लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच में, और डी ऑप्शन क्या रहा है, 2f से अनंत के बीच में। ठीक है, इसको चेक करिए कौन ऑप्शन सही होगा। तो कह रहा है उत्तल लेंस से वस्तु कैसे बनाना है, वस्तु का वास्तविक बनाना है, उल्टा बनाना है और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। तो लेंस के फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर इमेज बनता है, लेंस के 2f पर रखते हैं तो 2f पर इमेज बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। लेंस के f तथा 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज बनता है हमारा f और अनंत के बीच में। और जब 2f से अनंत के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, f और p के बीच में, सॉरी o के बीच में। तो यदि इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सही होना चाहिए सी, कि वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही, कि अनंत पर बनाएंगे तो फोकस पे होगा, बहुत छोटा होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। 2f पर वस्तु के बराबर होता है, और जब 2f से और अनंत के बीच में रखते हैं तो वहां पर छोटा बनता है, तो छोटा चाहिए नहीं। तो ऑप्शन कौन बचा, सी बचा। तो लेंस से f तथा 2f के बीच में रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।